हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो हम लोग करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। हम लोग आज जो है पढ़ने वाले क्या है जी, तो सर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के टाइप्स। नहीं, पर लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे वो किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में और बेसिकली हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है और कितने तरीके से देखा जा सकता है, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं क्लास में। ठीक है जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज वाला क्लास करने से पहले आप इससे पहले वाला जो क्लास हुआ है उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है उससे कनेक्टेड है। तो आप पहले अगर वो क्लास देखेंगे तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे तो समझ में आ जाएगा, ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है कि उसके बाद क्या है, लेकिन टाइप ऑफ स्टैटिक्स समझने के लिए ये समझना जरूरी है ना कि स्टैटिक्स होता क्या है। ठीक है सर, सिंगुलर सेंस में क्या है, प्लूरल सेंस में क्या है, तो वो सारी चीज आप पिछले क्लास में आपको बताया गया है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सर क्या है होता है टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कितने तरीके का है देखिए। कह रहा एज स्टैटिस्टिक्स हैज सम पर्टिकुलर प्रोसीजर्स टू डील विद इट्स ऑफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर और डेटा। टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड। देखिए दो तरह के स्टैटिस्टिक्स की चर्चा करी गई है। किस किस तरह की, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हुआ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सर डिस्क्रिप्टिव, नाम सुन के हमको पता चल रहा है क्या कि वैसा स्टैट्स, वैसा न्यूमेरिकल डेटा जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी सर, आइए पढ़ते हैं, समझ में आएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है एज द नेम सजेस्ट, जैसा नेम सजेस्ट करता है, द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेयरली डिस्क्राइब द डेटा एंड द कंसिस्ट ऑफ द मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस इन data in order to describe the various features and characteristics of such data। तो ये ध्यान से लाइन को समझिएगा, यही लाइन पे सारा कुछ है। तो बोल रहा है भाई साहब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब हुआ, मेनली जहां डेटा को हम डिस्क्राइब कर सकें और उसके मेथड टेक्निक्स को समझ सके, किसके थ्रू, डेटा को कलेक्ट करें, ऑर्गेनाइज करें, उसके बाद फिर प्रेजेंट करें ग्राफ्स वगैरह के फॉर्म में, एनालाइज करें किसके थ्रू। तो सर एनालाइज करने का तरीका है सर मीन, मीडियन, मोड निकाल ले, सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्सन, है ना, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, फिर कोरिलेशन, रिग्रेशन, इन सारे के थ्रू हम मेथड्स और टेक्निक के थ्रू क्या करेंगे, डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी सर, एनालाइज कर सकते हैं। कह रहा है these methods either be graphical or can computational। so तो कह रहा है these data can be presented in the form of chart or table in order to show trends, proportions, maximum and minimum values etc। तो बोल रहा है भाई साहब ये डेटा के थ्रू हम क्या शो कर सकते हैं कि क्या अभी ट्रेंड्स चल रहा है, ठीक है, प्रोपोर्शंस क्या है उसके, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज क्या है उनकी। नहीं तो ये डेटा ही तो बताता है। जब भी आप रिसर्च करने जाओगे तो सबसे पहले कलेक्ट करते हो डेटा और वहां पे देखते हो आपको ट्रेंड्स मिलता है 1985 से 86 है, 86 से 87 है, 87 से 88 है, 88 से 89 है, ऐसे करके डेटा मिलते हैं ना। तो वो क्या बताता है कि हर साल कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऑफ डेटा। क्लियर है? अब आगे देखिएगा, कह रहा है इन एडिशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ डेटा सो दैट द डेटा कैन बी इजीली अंडरस्टूड। तो क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बाद अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमको कंसीडर करते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा को, जिसके थ्रू हम आसानी से स्टैट्स को समझ सकते हैं, डेटा को समझ सकते हैं। देखिएगा कह रहा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कुटोसिस, समराइज एंड डिस्क्राइब द यूनिवेरिएट डेटा एंड correlation and regression help the establishing the relationship between in bivariate data। तो जो ऊपर बताया मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कुटोसिस, वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है वन वेरिएट या यूनिवेरिएट डेटा को, और कोरिलेशन रिग्रेशन हेल्प करता है कि बाइवेरिएट डेटा को उसके कॉज एंड इफेक्ट देखने में मदद करता है। क्लियर है? हाँ जी, कह रहा है इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नथिंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द डेटा नॉट डिसीजन में बी कंक्लूजन ड्रॉन। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ एनालाइज करते हैं, डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ कोई कंक्लूजन नहीं लिया जाता, कोई कंक्लूजन ड्रॉन नहीं किया जा सकता, कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पर। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो दो तरीके से बात करता है कि अनुमान लगाता है, एजम्पशन लगाता है और उस एजम्पशन के पेपर टेस्टिंग करता है और डिसीजन
ले लेता है। आइए कह रहा है, देखते हैं इसको, कह रहा है इन इट डील्स विद द मेथड्स व्हिच हेल्प एस्टिमेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन और मेकिंग डिसीजंस कंसर्निंग अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल रिजल्ट्स। तो क्या बोला, हमको पता है सैंपल क्या होता है सर, तो होल डेटा का कुछ पार्ट सैंपल, ठीक है। तो अब होल डेटा पॉपुलेशन के नाम पे जाना जाता है, हाँ जी सर। तो अब क्या बोलता है कि जो हम पूरे पॉपुलेशन को जो एस्टिमेट करते हैं उसमें से कुछ डेटा लेते हैं और उसी के बेस पे जो रिजल्ट्स या कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। क्लियर बात, हाँ जी सर। क्या कह रहा है, कह रहा है सैंपल एंड पॉपुलेशन आर दी टू रिलेटिव टर्म्स। सैंपल और पॉपुलेशन क्या रिलेट करने वाला टर्म्स है। कह रहा है पॉपुलेशन इज ट्रीटेड एज ए यूनिवर्स एंड अ सैंपल इज ए फ्रैक्शन और सेगमेंट ऑफ द यूनिवर्स। पॉपुलेशन किसको मान लिया कि आप पूरा यूनिवर्स को क्या मान लो, पॉपुलेशन मान लो, और सैंपल किसको मान लो, उसी में से कुछ पार्ट ले लो, उसको सैंपल मान लो। क्लियर है, हाँ जी। कह रहा द मेजर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सैंपल कॉल्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो देखिएगा, तो सैंपल के बेस पर अगर कोई मेजरमेंट किया जाए तो उसको स्टैटिस्टिक्स कहा गया, व्हाइल द मेजर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड पॉपुलेशन पैरामीटर। तो पॉपुलेशन के बेस पर अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच किया गया, मेजर किया गया, तो उसको पॉपुलेशन पैरामीटर कहा गया। पॉपुलेशन पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स सैंपल, सैंपल स्टैटिस्टिक्स, ऐसे याद रखिएगा। क्लियर है, हाँ जी। अब देखिएगा, कह रहा है इन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वी स्टडी टू मेजर एक्टिविटीज। दो मेजर एक्टिविटीज की बात हम करते हैं, कौन कौन सी, आइएगा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ अननोन पैरामीटर ऑफ ए पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स। बोला भाई साहब हम पॉपुलेशन के बेस पर अननोन पॉपुलेशन के पैरामीटर के बेस पर हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं सैंपल का स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है, सिंपल सी बात है कि एक होल यूनिवर्स था, उसमें से कुछ सैंपल हम ले लिए, ठीक है, अननोन बेसिस पर, रैंडम बेसिस पर। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्टिंग वेदर द सैंपल डेटा हैव सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट और रिजल्ट हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो बोल रहा भाई साहब, एक तो सबसे पहले हमने एस्टिमेशन लगा लिया, एजम्पशन लगा लिया, अब उस एजम्पशन को हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस लिया था या जो हमने एजम्पशन लिया था, क्या वो एजम्पशन सही है पॉपुलेशन पैरामीटर के बेस पर जो हमने सैंपल लिया था स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो वो क्या सही है। तो ये चीज चेक करने के लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं। कह रहा है टू बी ब्रीफ inferential statistics helps the decision maker to draw conclusion about the characteristics of a large population on the basis of sample results। तो बोलता है अगर हम इसको ब्रीफ कर दें तो inferential statistics क्या बताता है कि वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, कंक्लूजन ड्रॉ करने में मदद करता है कि जो सैंपल अपने स्टैटिस्टिक्स में लिया था पॉपुलेशन के पैरामीटर के बेस पर, क्या वो सही है या गलत है। क्लियर है बात, हाँ जी सर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब बोल रहा है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए क्या क्या काम है, इसको भी समझते हैं, आइए एक एक करके समझेंगे। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देखिए ये सारा डीप इसलिए समझना है क्योंकि आगे जो चीजें पढ़ेंगे आप इसी के बेस पर पढ़ेंगे, इसीलिए इसको इतना डीप में बता रहा हूं मैं। क्लियर है बात, हाँ जी सर। तो कभी कभी कुछ चीजें ना अभी समझ में लगता है कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम में क्या आ जाएगा, लेकिन इसको समझने के बाद जब आप मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बनाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बनाएंगे, तो यहां से चीजें आपको कोरिलेट करके मिल जाएंगी। क्लियर है बात, हाँ जी। आइए कहता है टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डिफिनिट फॉर्म। अब ये ध्यान रखिएगा, स्टैट्स कभी भी इनडिफिनिट फॉर्म में काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कह सकता कि भाई वहां पे उसका नेचर अच्छा है, वो बहुत बढ़िया इंसान है, ऐसा नहीं कह सकता। वो मेजर करता है नंबर्स के फॉर्म में, डेफिनेट कि 200 किलो, 500 रुपया इनकम, 3000 रुपया, 3000 स्ट्रेंथ, तो ये इस फॉर्म में काम करता है। कह रहा है वी कैन रिप्रेजेंट द थिंग्स इन देयर ट्रू फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। तो फिगर के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को ट्रू फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। विदाउट अ स्टैटिस्टिकल स्टडी आवर आइडियाज वुड बी वेग एंड इनडिफिनिट। तो बिना स्टैटिस्टिकल स्टडी के हमारा आइडिया क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा और इनडिफिनिट हो जाएगा, डेफिनेट नहीं रहेगा। तो कह रहा है द फैक्ट आर टू बी गिवन इन ए डेफिनिट फॉर्म। तो ये फैक्ट्स को किस में दिया जाना चाहिए सर, डेफिनिट फॉर्म में दिया जाना चाहिए। तो इफ द रिजल्ट्स आर गिवन इन द नंबर्स then they are more convincing that if the results are expressed on the basis of quality।
ध्यान समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका, जैसे आप अभी मास्टर्स कंप्लीट कर लोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि आप फर्स्ट डिवीजन किए थे या सेकंड डिवीजन, ठीक है, तो लोग बोलेगा फर्स्ट डिवीजन, तो वो उतना क्लैरिटी नहीं होगा, फिर बोलेगा, फिर पूछेगा अच्छा कितना परसेंट मार्क्स आया था, आप बोलोगे 90%। जैसे 90% बोला, उसके दिमाग में तुरंत छप गया कि बच्चा 90% वाला है तो तेज होगा। फर्स्ट बोले तो दिमाग नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला 60 से ऊपर सब होता है, लेकिन फिर उसने परसेंटेज जब पूछा, जब 90% आपने बोला, तो वो क्या दिमाग में छप गया कि वो बच्चा तेज होगा, कंक्लूजन निकाल लिया ना उस बेसिस पर। तो इसीलिए कह रहा है कि जब आप फैक्ट्स की बात करते हो ना, तो वो ज्यादा कन्विंसिंग लगता है क्वालिटी की बात। तो क्वालिटी तो था, फर्स्ट डिवीजन किया मतलब क्वालिटी था, लेकिन जैसे ही आपने 90% बोला, मतलब टॉप क्लास के बंदे। क्लियर है बात? तो इसीलिए ये बात कही गई कि डेफिनेट फॉर्म में होना चाहिए। कह रहा द स्टेटमेंट लाइक there is a lot of unemployment in India और population is increasing at a faster rate are not definite form। अच्छा हाँ, ये भी बात समझिए, हम लोग कहते रहते हैं ना बहुत महंगाई बढ़ गई, बहुत महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है ना, हम लोग बहुत बोलते हैं कि पॉपुलेशन बहुत अच्छी तेज रेट से बढ़ रहा है। तो ये सिंपली बोल देना ये आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? क्या द स्टेटमेंट शुड बी डेफिनेट फ्रॉम लाइक द पॉपुलेशन in 2004 would be 15% more as compared to 1990। तो बोल रहा भाई साहब इसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे कि 1990 की अपेक्षा 2004 में 15% से क्या बढ़ेगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो दैट इज अ फैक्ट एंड फिगर। तो इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलते महंगाई बहुत बढ़ रही है, कितनी परसेंट से बढ़ रही है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कितनी परसेंट से बढ़ रही है भाई, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए उसके बाद चलते हैं कहां? प्रिसीजन ऑफ द फैक्ट्स में कितनी एक्यूरेसी है, क्या आप जो डेटा कलेक्ट किए हो, जो बात कह रहे हो, उसमें कितनी एक्यूरेसी है। तो ये एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे? ऑथेंटिकेट जगह से, या तो प्राइमरी डेटा आप लो, आप खुद जाके देखो तो वो हो सकता है, या ऑथेंटिकेट जगह से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी। देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है द स्टैटिस्टिक्स आर प्रेजेंटेड इन अ डेफिनिट फॉर्म सो दे आल्सो हैव help in condensing the data into the important figures। तो बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट किसमें करते हैं? डेफिनेट फॉर्म में। सो ये डेटा को कंडेंस करने में आपकी मदद करता है। सो स्टैटिस्टिकल मेथड रिप्रेजेंट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है? ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। In other words, statistics help in simplifying the complex data to the simple to make them understandable। हाँ ये बात भी सही है, बहुत सारे डेटा आप लिख ले हो, उसको तुरंत फिगर के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में बना दिए, तो जब चार्ट के फॉर्म में लोगों को दिखाते हैं तो वो क्या होता है? इजीली समझ में आता है। तो इसीलिए प्रिसीजन ऑफ द फैक्ट्स है। कह रहा है द डेटा में बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, डायग्राम, थ्रू द एन एवरेज और कोएफिशिएंट्स। फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट नो द प्राइस ऑफ पोजीशन from individual prices of our good, but we can know it if we get index of general level of price। देखिए ध्यान से बात समझिएगा, कोई भी चीज अगर क्वालिटेटिव वे में बताएं तो नहीं जान पाएंगे। जैसे आपको अगर पूछा जाए कि भाई प्राइस बताइए किसी भी इंडिविजुअल चीज का, तो ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप इंडेक्स प्राइस का देख लेंगे ना, जनरल प्राइस इंडेक्स का, तो भाई साहब ये आपको समझ में आएगा कि हर चीज का, गुड्स का दाम कितना है। क्लियर है बात? तो इसीलिए प्रिसीजन ऑफ द फैक्ट्स होना जरूरी है। फैक्ट्स मतलब डेफिनेट फॉर्म, एक चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या कहता है? सर कंपेरेबल जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्यों? कह रहा है आफ्टर सिंप्लीफाइंग द डेटा इट कैन बी कोरिलेटेड एज वेल एज कंपेयर्ड। तो कह रहा द रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रुप्स इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बाय सर्टेन मैथमेटिकल क्वांटिटीज लाइक एवरेज, कोएफिशिएंट एटसेट्रा। देखिए कंपेयर इसलिए किया जाना चाहिए ताकि आपको रिलेशनशिप पता चल सके, ठीक है ना। डिमांड प्राइस का कंपेयर करते हैं, हाँ जी, तो इसीलिए कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर करने से आपको कोरिलेशन एक दूसरे के बीच का पता चलेगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स कंपेयर करता है। कह रहा है कंपेयर इज द वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज द एब्सोल्यूट फिगर कन्वे अ वेरी लेस मीनिंग। तो बोल रहा भाई साहब कंपैरिजन क्या है? वन ऑफ द मेन फंक्शन है किसका? स्टैटिस्टिक्स का। अब इसके बाद फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये तो बात सही है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशन बनाना, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मतलब उसको टेस्ट करना। हमने कुछ एक अजम्पशन बनाया कि कल, मतलब ऐसा तो अजम्पशन नहीं बना सकते हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। अब उसको टेस्ट कैसे करेंगे? जैसे मैं एग्रीकल्चर फाइनेंस लिया हूं, तो मैं आपको बोल दूं कि भाई किसान जो है ना, वो उनको पैसा बैंक नहीं दे रहा है, ठीक है।
अब इसको हमको टेस्ट करना है। तो ये तो मेरा assumption था कि भाई किसान जो है बैंक से पैसा नहीं ले पा रहा है। हम टेस्ट कैसे करेंगे? हम जाएंगे किसानों से पूछेंगे, सारे लोगों से बात करेंगे, फिर हमको समझ में आएगा कि किसान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता टेस्टिंग के लिए मेथड्स लगाने होते हैं, अलग अलग तरीका लगाना होता है, ठीक है, उस बेस पर टेस्टिंग होती है। तो मैं सिंप्लीफाइड करने के लिए आपको इजी वे में बता दिया। कह रहा है these statistical methods helps us to formulate and testing the hypothesis or a new theory। तो बोल रहा है हम बहुत सारा स्टैटिस्टिकल मेथड लगाते हैं और उस बेसिस पर अजम्पशन बनाते हैं और फाइनली हम उसकी टेस्टिंग भी करते हैं। कह रहा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक वी कैन नो द इफेक्ट ऑफ इम्पोजिट टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ टी, ऑन द कंजम्पशन ऑफ टी इन अदर कंट्रीज। तो बोल रहा है इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की मदद से हम इफेक्ट जान सकते हैं कि भाई जब हम टैक्स लगाएंगे एक्सपोर्ट ऑन टी पे, कंजम्पशन ऑन टी पे, अदर कंट्रीज पे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। कह रहा था अदर एग्जांपल कुड बी द स्टडी वेदर द क्रेडिट सीक्वेंस इज इफेक्टिव ऑन चेकिंग इन्फ्लेशन और नॉट। तो अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होगा सर? फोरकास्टिंग मतलब ये करना, प्लान करना टाइप का नहीं। कह रहा है स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ओनली कंसर्न विद द अबव फंक्शंस। तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ ऊपर वाले फंक्शंस के बेस पर डिपेंड नहीं है। कह रहा बट इट आल्सो प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन द ऑफ द फेनोमेना। देख लो फोरकास्ट मतलब वही प्लानिंग। तो बोल रहा है इट प्रेडिक्ट्स फ्यूचर को भी क्या करता है? प्रेडिक्ट्स कर रहा है, ठीक है, कि अलग अलग सिचुएशन में क्या फ्यूचर में हो सकता है। कह रहा है वी कैन मेक फ्यूचर पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट मेड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के बेस पर हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर का एस्टिमेशन करते हैं। कह रहा वी कैन प्रेडिक्ट द डिमांड इन गुड्स इन 2005 if we know the population in 2004 on the basis of growth rate population in the past। तो बोल रहा भाई साहब आज की क्या ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, उस बेस पर हम 5 साल के बाद की पॉपुलेशन के रेट जान सकते हैं। सिमिलरली अ बिजनेसमैन कैन एक्सप्लॉइट द मार्केट सिचुएशन इन अ सक्सेसफुल मैनर इफ ही नोज अबाउट द ट्रेंड्स इन द मार्केट। द स्टैटिस्टिक्स हेल्प शेपिंग फ्यूचर पॉलिसीज। तो बिजनेसमैन को भी अगर आज का मार्केटिंग ट्रेंड क्या है उस हिसाब से फ्यूचर भी जान सकता है या पास्ट के हिसाब से भी जज कर सकता है। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता है, बिल्कुल सही। तो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी कैन फ्रेम फेवरेबल पॉलिसीज। हाउ मच फूड इज रिक्वायर्ड टू बी इंपोर्टेड 2007। 2007 में कितना फूड रिक्वायर्ड है इंपोर्ट करने का? इट डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोडक्शन इन 2007 एंड डिमांड फॉर द गुड 2007। तो ये डिपेंड कितना फूड हमको बाहर से लाना पड़ेगा, ये किस पे डिपेंड है कि सर कितना प्रोडक्शन हुआ है 2007 में और डिमांड कितना है 2007 में, इस बेस पर हम निकाल लेंगे। तो बोल रहा है विदाउट नोइंग दिस फैक्टर्स वी कैन नॉट एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट। तो और इस फैक्टर को जाने के बिना हम क्या करेंगे? इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्स द पॉलिसीज अबाउट ग्रेन्स हाउसिंग, बट इफ वी फोरकास्टिंग इज नॉट करेक्ट देन द होल सेटअप विल बी अफेक्टेड। तो ये ध्यान रखिए कि फोरकास्ट के बेस पर पॉलिसी मेकिंग तो बनेगी, लेकिन अगर डेटा आपका गलत हुआ तो वो आपका क्या होगा? इफेक्ट होगा। हमने अजम्पशन देख लिया अभी कि भाई ये प्रॉब्लम था, इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए, फोरकास्ट कर लिया, उस बेसिस पर हमने पॉलिसी बना ली। और पॉलिसी बनाने में मतलब अगर डेटा गलत हुआ तो पॉलिसी गलत। बोला इट इनलार्ज द नॉलेज, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है? इट इनलार्ज द नॉलेज। कह रहा विपल राइटली रिमार्क्स दैट द स्टैटिस्ट इनेबल वन लार्ज his horizon. So when a person goes through the various procedures of statistics, it widens his knowledge pattern, it also widens his thinking and reasoning power, it also helps to reach rational conclusion। तो ये ध्यान रखिएगा स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? आपके नॉलेज को बढ़ाता है कि अलग अलग मेथड्स के थ्रू लगाते हैं, अलग अलग चीजें हमें पता चलती है। फिर टू मेजर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। कह रहा है फ्यूचर इज अनसर्टेन बट स्टैटिस्टिक्स हेल्प द वेरियस ऑथोरिटीज इन द फेनोमेना of the world to make correct estimation by taking and analyzing the various data of the part। तो क्या बोल रहा है? स्टैटिस्टिक्स हेल्प किसमें करता है? अलग अलग अथॉरिटीज को हेल्प करता है अलग अलग सिचुएशन में, ताकि वो वर्ल्ड में करेक्ट एस्टिमेशन कर पाए और उस बेसिस पर डेटा को एनालाइज कर पाए। नहीं, सो द अनसर्टेनिटी कुड बी डिक्रीज, तो जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्या हो? डिक्रीज करी जा सके। सो कह रहा है एज वी हैव टू मेक फोरकास्ट वी हैव टू आल्सो क्रिएट ट्रेंड बिहेवियर ऑफ द पास्ट। तो जब हमको फोरकास्ट करना होता है तो उस बेस पर हमको क्या? ट्रेंड बिहेवियर भी देखना पड़ेगा कि पास्ट में क्या क्या हो रहा है। सो कह रहा है फॉर विच वी यूज टेक्निक लाइक रिग्रेशन, इंटरप्रिटेशन एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। और इसके लिए हम लोग ये सब मेथड्स को यूज करते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइए जी पढ़ते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या कहता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स?
ध्यान दीजिएगा, दो तरह के लॉ होते हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और एक होता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। तो सर लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या बोलता है कि बोलता है भाई साहब आपको सैंपल जो लेना है वो लार्ज नंबर पे लेना है और रैंडमली लेना है, ये तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी बोला। और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर क्या बोला, जितना ज्यादा आप सैंपल लोगे ना उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगा। अभी मैं दोनों एक एक चीज करके प्रूफ करूंगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी इट लार्ज नंबर इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट इज डीम्ड टू हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरी लार्ज group of population. Thus this law holds good if the following two conditions are met: the sample must be taken at random and sample must be large। ठीक है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी तो सिंपल है कि भैया आप सैंपल जो भी कलेक्ट कर रहे हो, पॉपुलेशन तो आपको पता है होल डेटा होता है, होल डेटा में से कुछ पार्ट लेते हैं दैट इज सैंपल, और वो जो सैंपल ले रहे हो ना वो रैंडम लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 डेटा है, ठीक है, 1000 लोग हैं, अब इसमें से आपको लेना है 100 डेटा, तो 1000 ऐसे 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 करके लोग होंगे, बहुत सारे 1000 लोग होंगे, ठीक है। अब इन 1000 लोगों में से आप अपने मन से कहीं से कोई भी डेटा उठा लो, एक ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये ऐसे, तो इसको बोलते हैं रैंडम डेटा कलेक्शन। तो ये अगर ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, एक तो हो गया कि भाई रैंडम डेटा हो और सैंपल लार्ज हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1000 डेटा ले रहे हो तो 1000 आपका होल पॉपुलेशन है, तो आपको जितना ज्यादा डेटा लोगे वो अच्छा रहेगा। आप 500 कम से कम ले लो, 600 ले लो, इतना पे काम करो। तो ये दो रूल्स का फॉलो होगा कि सर सैंपल जो है वो रैंडमली लिया जाए और सैंपल लार्ज होना चाहिए, लार्ज साइज में होना चाहिए, स्मॉल नहीं। अब ऐसा नहीं 1000 में से 5 ले लो और उस पर काम कर लो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं क्या, ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो है वो कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, जितना ज्यादा लार्ज सैंपल उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। कैसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द लार्ज इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर द लार्जर द सैंपल साइज मोर एक्यूरेट रिजल्ट आर लाइकली टू बी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। एक बात इसको समझते हैं, आइए इसको ध्यान से प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है, कितना एक्यूरेसी रहेगा वो समझिएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, मान लेते हैं कि 100 लोग हैं, मैं 100 ही सैंपल ले रहा हूं, ठीक है, 100 सैंपल है। अब 100 सैंपल में से आपको 100 पॉपुलेशन है, सैंपल नहीं, पॉपुलेशन है, कितना है, 100 है। उसमें से आपको अब एक बार हम 10 सैंपल लेके काम करते हैं, ठीक है, 10 सैंपल, चांसेस कहां है गलती ज्यादा करना, एक तो 100 है, और एक बार हम लेते हैं 60 सैंपल, ठीक है, एक में 10 सैंपल लिया, एक में 60 लिया, तो बताइए ज्यादा चांसेस कहां है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सर 60 लोगों से हम बात करेंगे और 10 ही लोगों से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा तो मेरा 60 वाला है ना, क्योंकि उनको 60 लोगों से पता चलेगा कि भाई कैसे कैसे काम करना है, और ये 10 लोगों से इसे पता चल रहा है। तो हो सकता है कि इसके जो 50 का गैप हो वो उसमें कुछ ऐसी बातें पता चल जाए जो आपके रिजल्ट को पूरी तरीके से इंपैक्ट कर दे। तो इसीलिए कहा जाता है क्या, लार्जर द साइज ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट रिजल्ट। इसीलिए ये लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर की बात करी गई है। क्लियर है, उम्मीद है। तो सर लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या बोला, ज्यादा साइज में लो सैंपल और रैंडम सैंपल लेना, ये दो चीज। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर क्या बोला, लार्ज सैंपल, जितना ज्यादा बेटा तुम लार्ज सैंपल लोगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी तुम्हारे रिजल्ट की, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा। अब चलते हैं सेंट्रल लिमिट ऑफ थ्योरम में, क्या बोलता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, आइए देखते हैं पहले इसको। कह रहा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इट इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एस्टिमेशन एंड इन्फरेंस। अब देखिए कहां यूज किया जाता है, फील्ड ऑफ एस्टिमेशन और इन्फरेंस में। कह रहा है दिस थ्योरम स्टेट दैट इफ वी सेलेक्ट द रैंडम सैंपल ऑफ ए लार्ज साइज एंड फ्रॉम एनी पॉपुलेशन विद अ मीन, द स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर अगर हम लार्ज पॉपुलेशन लेते हैं, द कंप्यूट मीन विथ इज सैंपल, देन द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एक्स approach the normal distribution with the mean y and the standard deviation. This is true even if the population itself is not normal. The utility of this theorem is that the requirely virtually no condition distribution of the population. अरे भाई ये सिंपल बात बोल रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहा है। अगर आप पॉपुलेशन ले लो,
ठीक है, होल पॉपुलेशन, उसमें से मीन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। इस चीज को हम लोग समझेंगे, मीन के प्रॉपर्टीज में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आगे। अभी इसको अब इतना ही छोड़िए, इतना जान लीजिए कि आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और एंड का रिलेशनशिप है, दैट्स इट। इससे अभी आगे मत बढ़िए, आगे इसको हम चर्चा करेंगे। चलिए, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या बोला सर? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी बोला लार्ज सैंपल लो और रैंडम सैंपल लो। लॉ ऑफ इनिशियलिटी ऑफ लार्ज नंबर क्या बोला सर? ये बोला जितना ज्यादा आप लार्ज डेटा लीजिएगा उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी। क्लियर है बात? और तीसरा सेंट्रल लिमिट क्या बोला? बोला सैंपल साइज n लीजिए, उस बेसिस पर आप किसी पॉपुलेशन के बेस पर, और आप उस बेसिस पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, तो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व माना जाएगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए। कह रहा है नेक्स्ट, अब आ जाइए लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए हर चीज का बोलते हैं ना लाभ और हानि है, तो इसका लिमिटेशंस क्या है आइए देखते हैं। कह रहा है इन मॉडर्न टाइम्स स्टैटिस्टिक्स हैज टू कम ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है, इस टाइम में स्टैटिस्टिक्स का रोल बहुत ज्यादा है। कह रहा हाउएवर इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस भी। क्या क्या? व्हाइल मेकिंग यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स दीस लिमिटेशंस आर केप्ट इन व्यू। जब भी आप स्टैटिस्टिकल मेथड लगाएं तो इन लिमिटेशंस को ध्यान में जरूर रखें। तो इन द वर्ड्स ऑफ न्यू होम, स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च, ग्रेट वैल्यू बट बेयरिंग सेवियर लिमिटेशंस which are not possible to overcome the main limitation of the statistics। मोटा भाई साहब, स्टैटिस्टिक्स आपका इंस्ट्रूमेंट जरूर है जो आपको ग्रेट वैल्यू दे सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। तो देखिए सबसे पहला क्या बोल रहा है? स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। सबसे पहले ये देखिए न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही कलेक्ट करता है, तो ये तो है पूरा स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द फैक्ट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, so it does not study qualitative phenomena like honesty, friendship, wisdom, health, patriotism, justice। तो ये सारा चीज को ये नहीं देखता है, so इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है कि ऑनेस्ट डेटा हो, तभी आपका। अगर आप सोच लो अगर ऑनेस्ट तरीके से डेटा नहीं कलेक्ट हो, कहीं से चोरी तरीके से डेटा कलेक्ट हो, क्या वो न्यूमेरिकल फैक्ट सही रह जाएगा? नहीं रह पाएगा सर। तो इसीलिए न्यूमेरिकल फैक्ट तब सही होगा जब आप ऑनेस्ट डेटा कलेक्ट करो। तो यहाँ तो वैल्यू होनी चाहिए ना, लेकिन स्टैटिस्टिक्स इसकी कवर नहीं करता है। चलिए दूसरा क्या बोलता है ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। स्टडी ऑफ एग्रीगेट का क्या मतलब हुआ? कह रहा स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ द क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। क्वांटिटेटिव फैक्ट्स मतलब टर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो इट डज नॉट स्टडी द एनी पर्टिकुलर यूनिट। फॉर एग्जांपल, इफ द इनकम ऑफ राम इज 2000 per month, it has no relevance in statistics, but if the income of Ram is 2000 per month, that the Sohan is 3000 per month and the Syam of 4000 per month, then these aggregates will part of this study of statistics. Their average income will be 3000. This average income will lead to the conclusion that all three persons belong to the middle class. Such a conclusion would have been possible from the study of Ram's income conclusion। ध्यान से समझिएगा, ये बात बोल रहा भाई साहब अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, कुछ नहीं उखाड़ सकता अकेला। स्टैट्स के हिसाब से स्टैट्स बोलता है हमको दोस्त बनाओ। अगर मेरे पास 4-5 एक से ज्यादा लोग हैं, 2, 3, 4, 5 लोग हैं, तब स्टैट्स है। एग्रीगेट जोड़कर बनता है, सिंगल नहीं। तो इसीलिए यहां एग्जांपल दिया कि अगर मैं सिंगल एम्बल में बोल करूं अमित सर की इनकम कितनी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लें अमित सर की इनकम 2 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, किसी की भी, ठीक है। तो यहाँ राम का दिया कि राम का इनकम कितना है, 2000 रुपए है, ठीक है, मान लिया। तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है स्टैटिस्टिक्स में, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ ये बोल दिया राम का इनकम 2000 है, श्याम का इनकम 3000 है, प्रमाण का इनकम 4000 है, 4 3 7 दिन तो 4 3 7 और 2 9000, तो मिला के 9000 हो गया। तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। तो उससे ये कंक्लूजन निकल जाएगा कि एवरेज इनकम कितनी हो गई, 3000 तीनों की। और यही बात ये कहा गया। तो इसीलिए बोला गया कि भाई साहब सीधा सीधी अकेले राम का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, तो स्टडी किस पे करता है, एग्रीगेट्स पे करता है। तो ये बात ध्यान में आपको रखना है, ये इसका क्या है लिमिटेशन है। बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स नॉट ओनली द मेथड, कह रहा है स्टैटिस्टिकल मेथड इज नॉट ओनली द मेथड to study. Many times this method does not suggest the best solution of each problem. The conclusion drawn on the basis of statistics should be verified with the help of die conclusions drawn with the help of qualitative methods। तो बोल रहा है बहुत समय क्या होता है ना कि मेथड जो है वो बेस्ट सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं, तो कभी कभी इनको क्वालिटी मेथड के थ्रू भी लगा के देख लेना चाहिए। फिर होमोजेनिटी ऑफ डेटा, डेटा बराबर मिल जाता है, मतलब
होमोजेनियस होते हैं। कह रहा है क्वांटिटेटिव डेटा मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस, ये होना ही चाहिए, ठीक है। टू कंपेयर द डेटा इट इज एसेंशियल दैट द व्हाटएवर स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड द सेम मस्ट बी यूनिफॉर्म इन क्वालिटी, सो डेटा ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज काइंड कैन नॉट बी कंपेयर, तो क्वालिटी वाला चीज कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये भी इसका लिमिटेशन है कि सिर्फ और सिर्फ डेटा को कलेक्ट करता है, सॉरी डेटा को कंपेयर करता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, ये नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि प्रोडक्शन जो फूड ग्रेन अनाज का कंपैरिजन हम कपड़े से नहीं कर सकते, लेकिन अनाज कितना हो रहा है और कपड़ा कितना प्रोडक्शन कर रहा है ये इसका कंपैरिजन हो सकता है। सो इट इज बिकॉज क्लॉथ इज मेजर्ड इन द मीटर्स, फूड ग्रेन्स इन टन्स, so however it is possible to compare with the instead of comparing value of their production। देखिए ये भी बात सही बोल रहा है कि भाई साहब आपका कपड़ा का कंपैरिजन मीटर में होता है और इसका अनाज किलो में, तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो चीज कंपेरेबल हो, जैसे ये चीनी और चावल का कंपैरिजन हो सकता है क्योंकि दोनों को आपका किलो में होगा, लेकिन अगर कपड़ा और इसका कंपेयर करेंगे तो नहीं होगा। तो कपड़ा के साथ क्या कंपेयर हो सकता है सर? दूसरा ही कपड़ा होगा और तो कुछ नहीं। मीटर में किसको ना, लीटर नहीं हुई, लीटर भी नहीं हो सकता है क्योंकि दूध को तो लीटर में और कपड़ा को मीटर में नापते हैं। तो ये कंपेरेबिलिटी भी ध्यान में रखना होगा आपको, तो ये भी क्या इसका लिमिटेशन है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा रिजल्ट्स आर वेरी ट्रू ऑन एन एवरेज, तो रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज के बेस पर रिजल्ट आपका आता है। कह रहा है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, द एक्सप्रेस टेंडेंसीज अनलाइक द लॉ ऑफ फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री दे आर नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। तो बोल रहा है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स ट्रू ओनली किस पे है? एवरेज के बेस पर है, और ये टेंडेंसीज को एक्सप्रेस नहीं करता है, जैसे लॉ ऑफ फिजिकल साइंस केमिस्ट्री ये आर एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है। क्या दे आर नॉट वैलिड ऑलवेज अंडर द ऑल कंडीशंस। फॉर इंस्टेंस इफ इट इज सेड दैट पर कैपिटा इनकम ऑफ 6000 per annum, it does not mean that the income of each and every Indian is 6000 per annum. Some may have more, some may have less, that it is true only an average। तो ये चीज तो बात सही है भाई, एवरेज वैल्यू बता दिया। जैसे अभी ऊपर भी देखे थे तो एक आदमी का इनकम 2000 था, फिर किसी का 3000 था, किसी का 4000 था, लेकिन ये क्या बोल दिया? ऑन एन एवरेज 3000 रुपए सबका इनकम है। तो ये तो सही बात है कि सिर्फ रिजल्ट ये ट्रू किस पर है? एवरेज के बेसिस पर। अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे देखें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक बात। नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव रॉन्ग, बिल्कुल सही, इसका रेफरेंस देना पड़ेगा। क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन वेरी वेल it is necessary that the circumstances and conditions under which these conclusions have been drawn are also studied, otherwise may prove wrong। तो ये ध्यान रखिएगा, बोला कि अंडरस्टैंड और कंक्लूजन देखने के लिए, समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वो किस सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस में हुआ था, ड्रॉन किया गया था, और उस बेसिस पर अगर आप ये ड्रॉन करते हैं तो कभी कभी क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल in the business cloth and paper, profits earned during these 3 years maybe 1000, 2000, 3000 respectively, thus the average profit in both business comes 2000 per annum। It may lead to the conclusion that the both business have a similar economic position, but it is not true। If studied in a proper perspective, we'll find that the cloth business is making progress, पेपर बिजनेस इन ऑन दी डिक्लाइन। तो ये भी बात सही बोल रहा है भाई साहब। क्या है कि अगर हम मेरे पास बिजनेस है, हम 2 बिजनेस कर रहे हैं और 2 बिजनेस के बेस पर हम ग्रोथ चेक कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि भाई कपड़ा वाला बिजनेस और पेपर वाला बिजनेस मिला के पहला महीना ये, दूसरा महीना ये, तीसरा महीना इतना कमाए, लेकिन क्या इसका दोनों का ग्रोथ सेम हो सकता है? हो सकता है एक बिजनेस कम हो जाए, एक बिजनेस ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो बिना रेफरेंस का कि कौन बिजनेस कितना कर रहा है, ये रिजल्ट क्या हो सकता है? गलत प्रूव कर सकता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। उसके बाद बोल रहा है कैन बी यूज्ड बाय ओनली एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये इसको जिसको जानकारी है स्टैट्स की वही इसको यूज कर सकता है। कह रहा है स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड ओनली दोज पर्सन हु कैन हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, दोज हु आर इग्नोरेंट अबाउट दीज मेथड्स कैन नॉट मेक यूज ऑफ इट। इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट the hands of an unqualified person is like medicine, the hands of quack who may abuse of ignorance leading to dangerous results। in words, Yule and Kendall, statistical methods are most dangerous tools in hand of inexpert। तो भाई साहब सिंपल सा बात समझिए कि आप एक्सपर्टीज हैं तभी है कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। मिसयूज किया जा सकता है स्टैटिस्टिक्स का, बिल्कुल। कह रहा है मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल इफ मे प्रूव ट्रू व्हाट एक्चुअली इज नॉट ट्रू। सो इट इज यूजुअली सेड द स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले ऑफ व्हिच यू कैन मेक अ गॉड और डेविल एज यू प्लीज। मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स देयरफॉर इट इज ग्रेटेस्ट मिसयूज। तो हम डेटा का मिसयूज भी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तभी तो आपको याद होगा कि डेटा के थ्रू ही फ्रॉड वगैरह होता है। जैसे आपको कहीं से डेटा मिल गया, नंबर मिल गया, सर आपके नंबर पे ऑफर निकला है
कैसे आता है? तो सर डेटा का मिसयूज है वो, क्लियर है? या फिर ओटीपी लेने के लिए फोन करता है, तो कैसे? तो डेटा का मिसयूज होता है वो। कह रहा है ओनली मीन्स ए नॉट ए सॉल्यूशन। ये क्या बोल रहा है? सिर्फ सम स्कॉलर्स आर ओपिनियन दैट द स्टैटिस्टिक्स ओनली मीन्स इन द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम का एक मतलब है एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपका क्या स्टैटिस्टिक्स नहीं दे रहा, बस यही कह रहा है। इट इज नॉट ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। To take the misuse of statistics, conclusions should be drawn impartially without any selfish interest। तो इसके लिए misuse of statistics को रोकने के लिए आपको impartial होना पड़ेगा, कोई बिना selfish interest का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। कह रहा है otherwise statistics may not become the proper means of the solution of any problem। In short, while making use of statistics, its limitation discussed above must be kept in mind। बोला भाई साहब ठीक है, इन शॉर्ट में बता देते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जब भी आप यूज करिएगा तो आप अबव डिस्कशन जो आपको ऊपर बताए गए नो लिमिटेशंस, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? हाँ जी, तो लीजिए जी आज के लिए इतना ही। ये पढ़ने के बाद आपको ना स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।